नमस्कार दोस्तों, स्वागत है कक्षा 10 विषय विज्ञान में। आज हम जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा पारित जो सिलेबस है उसका चैप्टर नंबर 3 आनुवांशिकी या जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। शुरू करते हैं आनुवांशिकी चैप्टर के बारे में। सबसे पहले इसमें जो एक छोटी सी परिभाषा आती है वो है आनुवांशिक लक्षण। अब ये जो आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं किसे कहा जाता है? आनुवांशिक लक्षण का मतलब होता है कि ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतान में संचरित होते हैं। ऐसे लक्षण, सीधी सिंपल सी परिभाषा है, ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतान में या संतति में संचरित होते हैं उनको आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। तो आनुवंशिक लक्षण की जो परिभाषा है वो बिल्कुल ही सिंपल परिभाषा है। आनुवंशिक लक्षण किसे कहते हैं कि ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतान में संचरित होते हैं उन्हें ही हम क्या कहते हैं? आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। आनुवंशिक लक्षण के बाद में अगली जो परिभाषा आती है वो है आनुवंशिकता, और इस आनुवंशिकता को जो है हेरिडिटी भी कहा जाता है। क्या है आनुवंशिकता? हेरिडिटी किसे कहा जाता है? आनुवंशिक लक्षणों का, कौन से लक्षणों का? आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी, आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होना ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या बनी? आनुवंशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होना ही आनुवंशिकता कहलाता है। अब जो ये हेरिडिटी शब्द जो है, ये हेरिडिटी शब्द प्रस्तुत करने वाले जो वैज्ञानिक हैं उनका नाम है स्पेंसर। तो जो हेरिडिटी शब्द जो है, हेरिडिटी शब्द स्पेंसर ने प्रतिपादित किया था या प्रस्तुत किया था। अब इसके पश्चात अगली जो परिभाषा आती है वो है आनुवंशिकी, जिसको हम जेनेटिक्स भी कहते हैं। अब ग्रीक भाषा के शब्द, कौन सी भाषा के? ग्रीक भाषा के शब्द जीन, GENE, जीन से जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई। तो जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई कि ग्रीक भाषा के शब्द जीन से जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई। और इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य टू ग्रो इनटू, यानी कि वृद्धि करना है। अब ये जो जेनेटिक शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है? जेनेटिक्स, जिसको अपन आनुवंशिकी भी कहते हैं। शब्द बैटसन ने 1905 में प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ग्रीक भाषा के शब्द जीन से जेनेटिक शब्द की उत्पत्ति हुई है और इसका तात्पर्य टू ग्रो इनटू यानी कि वृद्धि करना है। और जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी जो शब्द जो है ये बैटसन ने 1905 में प्रस्तुत किया था। अब आनुवंशिकी कहते किसे हैं? तो इसकी परिभाषा है कि जीव विज्ञान की
वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का, आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे ही आनुवांशिकी कहते हैं। अब ये विभिन्नताएं जो है क्यों उत्पन्न होती है कि सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान, सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय यानी कि जीन का आदान प्रदान होता है, जीन का आदान प्रदान होता है जिससे एक ही जाति के सदस्यों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। तो इस प्रकार से हमने अभी तक 3 परिभाषाएं समझी है। सबसे पहले है आनुवांशिक लक्षण। तो आनुवांशिक लक्षण का मतलब क्या होता है कि ऐसे लक्षण जो माता पिता से संतान में संचरित होते हैं उनको आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। दूसरी परिभाषा आती है आनुवांशिकता, जिसको हेरिडिटी भी कहा जाता है, यानी कि आनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होना ही आनुवांशिकता कहलाता है, और यह हेरिडिटी शब्द दिया था स्पेंसर ने। फिर आता है आनुवांशिकी या जेनेटिक्स। तो ग्रीक भाषा के शब्द जीन से जेनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका तात्पर्य टू ग्रो इनटू यानी वृद्धि करना है। और जेनेटिक्स आनुवांशिकी शब्द जो है बैटसन ने सन 1905 में प्रस्तुत किया था। और परिभाषा क्या है आनुवांशिकी की कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवांशिकता एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं, आनुवांशिकी कहते हैं। और सजीवों में लैंगिक जनन के दौरान जीन विनिमय यानी कि जीन का आदान प्रदान होता है जिससे एक ही जाति के सदस्यों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं मेंडलवाद के बारे में। अब आता है मेंडलवाद। ग्रेगोर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के हेंजेनडार्फ प्रांत के सिलीसियन गांव में, सिलीसियन गांव में हुआ था। तो ग्रेगोर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था कि ग्रेगोर जॉन मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था। कहां पर हुआ था? ऑस्ट्रिया के हेंजेनडार्फ प्रांत के सिलीसियन गांव में हुआ था। फिर 1842 में दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त की और उसके बाद में 1853
1943 में ब्रून शहर की चर्च में पादरी बन गए। उसके बाद में क्या किया इन्होंने कि चर्च के उद्यान में उद्यान मटर, जिसका वैज्ञानिक नाम है पाइसम सटाइवम, पर 7 वर्षों तक, 7 वर्षों यानी कि सन 1856 से लेकर के 1863, तो 7 वर्षों तक संकरण प्रयोग किए। संकरण प्रयोग किए थे। फिर इसके बाद में 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए थे। जो भी इन्होंने प्रयोग किए थे उनसे संबंधित जितने भी शोध पत्र जो थे वो शोध पत्र सन 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में प्रस्तुत किए थे। फिर अगले साल यानी कि 1866 में जो ब्रून सोसाइटी की जो वार्षिकी होती है, ब्रून सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से इनके शोध पत्र प्रकाशित किए गए। इनके शोध पत्र प्रकाशित किए गए। फिर 6 जनवरी 1884 में इनकी मृत्यु हुई थी। अब मेंडल ने जो प्रयोग किए उनसे जो परिणाम प्राप्त हुए थे उन परिणामों के आधार पर इन्होंने जो है आनुवंशिकता के नियम दिए थे और उसी को आज हम मेंडलवाद कहते हैं। तो अंत में मेंडलवाद क्या है? मेंडल ने पादप संकरण प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए थे, प्रस्तुत किए थे, जिसे मेंडलवाद कहते हैं। फिर से समझिएगा मेंडलवाद के बारे में कि भाई जो ग्रेगोर जॉन मेंडल जो है, जिसको हम आनुवंशिकी का जनक भी कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा कि ग्रेगोर जॉन मेंडल जो है इनको आनुवंशिकी का जनक भी कहा जाता है।
और इन्हीं ग्रेगोर जॉन मेंडल का जो जन्म है वो 22 जुलाई 1822 में ऑस्ट्रिया के हेंजेनडार्फ प्रांत के सिलियसन गांव में हुआ था। फिर 1842 में इन्होंने जो है दर्शन शास्त्र की डिग्री प्राप्त की थी और 1843 में ब्रून शहर की एक चर्च में जो है ये पादरी बन गए। पादरी बनने के बाद में इन्होंने क्या किया कि चर्च के उद्यान में उद्यान मटर, जिसको हम पायसम सटाइवम भी कहते हैं, उस पर जो है 7 वर्ष यानी कि सन 1856 से लेकर के 1863 तक जो है संकरण के प्रयोग किए थे। फिर 1865 में ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री में अपने शोध पत्र इन्होंने प्रस्तुत किए और 1866 में ब्रून सोसाइटी की वार्षिकी में पादप संकरण पर प्रयोग नामक शीर्षक से जो है इनके शोध पत्र प्रकाशित किए गए। फिर 6 जनवरी 1884 में इनकी मृत्यु हुई। अब मेंडलवाद क्या है कि मेंडल ने पादप संकरण प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर आनुवंशिकता के नियम प्रतिपादित किए थे, जिसे हम क्या कहते हैं, मेंडलवाद कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक आएगा उस टॉपिक का नाम है मेंडल की सफलता। अब मेंडल को अपने प्रयोगों में सफलता क्यों प्राप्त हुई थी, उसके पीछे क्या कारण बताए गए हैं वो आप समझिएगा। तो अगला टॉपिक जो है वो है मेंडल की सफलता। तो सफलता का पहला जो कारण है, ठीक है, सफलता के कारण, इसमें जो पहला कारण जो प्रस्तुत किया जा रहा है वो है मेंडल ने समयुग्मजी शुद्ध मटर के पादप का चयन किया था। समयुग्मजी शुद्ध मटर के पादप का चयन किया था। दूसरा कारण क्या बताया? दूसरा कारण ये बताया गया, एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था। तीसरा कारण क्या है? संकरण प्रयोग से प्राप्त आंकड़ों का सांख्यिकीय और गणितीय विश्लेषण किया। सांख्यिकीय और कौन सा विश्लेषण किया? गणितीय विश्लेषण किया था। और प्रयोगों से प्राप्त परिणामों के आधार पर आनुवंशिकता के नियम तथा संकर अनुपात प्रस्तुत किए थे। तो ये मुख्य कारण रहे जिससे मेंडल को अपने प्रयोगों में सफलता प्राप्त हुई। तो मेंडल की सफलता के कारण क्या है? सबसे पहला कारण है कि मेंडल ने समयुग्मजी शुद्ध मटर के पादप का चयन किया था। तो सबसे पहला कारण था मटर के पादप का चयन करना, और वो भी कैसे? समयुग्मजी शुद्ध। फिर इन्होंने क्या किया कि जो संकरण प्रयोग किए थे उन संकरण प्रयोग में एक समय में एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। यानी कि मटर के पादप में वैसे विप्रेयसी लक्षण खूब सारे पाए जाते हैं, परंतु इन्होंने एक समय में एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया था।
फिर संकरण प्रयोगों से जो आंकड़े इनको प्राप्त हो रहे थे, इन आंकड़ों का इन्होंने सांख्यिकीय किया और गणितीय विश्लेषण भी किया। फिर प्रयोगों से प्राप्त जो इनको परिणाम प्राप्त हो रहे थे, उनके आधार पर इन्होंने आनुवंशिकता के नियम दिए, साथ साथ में संकर अनुपात भी प्रस्तुत किए थे। तो ये मुख्य जो है सफलता के कारण रहे मेंडल के प्रयोगों के। अब इसके बाद में अगला जो टॉपिक आता है कि मेंडल ने मटर के पादप का चयन क्यों किया, इसके पीछे क्या कारण थे। तो अगला जो टॉपिक आता है मेंडल द्वारा मटर के पादप का चयन। अब इसके पीछे मुख्य कारण क्या रहे। सबसे पहला कारण तो यह है कि मटर का पादप एक वर्षीय शाक होता है। एक वर्षीय शाक का मतलब इस पादप का जो जीवन काल जो होता है वो 1 वर्ष में ही क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। फिर दूसरा कारण, मटर के पादप की वृद्धि हेतु कम स्थान एवं कम समय की आवश्यकता होती है। यानी कि आप इसको बगीचे में, उद्यान में आराम से जो है वृद्धि करा सकते हैं, तो कम स्थान में और कम समय में जो इसकी क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, जिससे इसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन किया जा सकता है। फिर उसके बाद में मटर के पादप में विपर्यासी लक्षण। विपर्यासी लक्षण का मतलब है प्रभावी एवं अप्रभावी लक्षण पाए जाते हैं। फिर चौथा कारण क्या है जिसकी वजह से चयन किया गया, मटर का पुष्प द्विलिंगी होता है और इसमें स्वपरागण होता है। और जब हम संकरण प्रयोग कर रहे हैं तब इसमें हम विपुंसन के बाद में कृत्रिम पर परागण भी आसानी से कर सकते हैं। तो इसमें स्वपरागण होता है, लेकिन विपुंसन का तात्पर्य क्या होता है कि जो पराग कोष जो होते हैं उनको काट करके क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। और उसके पश्चात जो अच्छी किस्म का जो मटर का जो पादप होता है उसके पुष्प से परागकोष और परागकण लिए जाते हैं और परागकणों को विपुंसित पुष्प की प्रतिकाग्र पर छिड़क दिया जाता है। तो विपुंसन का मतलब होता है कि जिस पादप के पुष्प पर हम ये अपना संकरण प्रयोग कर रहे हैं उसके जो परागकोष जो होते हैं उनको काट करके क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। तो इसमें स्वपरागण होता है, लेकिन विपुंसन के पश्चात इसमें कृत्रिम परागण भी किया जा सकता है। तो ये मुख्य 5 कारण थे जिसकी वजह से मेंडल ने जो है मटर के पादप का चयन किया था। पहला कारण तो क्या बताया गया कि मटर का पादप जो होता है वो 1 वर्षीय शाक होता है, अर्थात मटर के पादप का जो जीवन काल होता है वो 1 वर्ष में ही क्या हो जाता है, पूर्ण हो जाता है।
मटर के पादप की वृद्धि हेतु कम स्थान और कम समय की आवश्यकता होती है, यानी विशेष कोई देखभाल की आवश्यकता नहीं है, आप उद्यान में भी इसको आसानी से लगा सकते हैं, जिससे इसकी अनेक पीढ़ियों का आसानी से अध्ययन किया जा सकता है। मटर के पादप में विपर्यासी लक्षण यानी कि प्रभावी और अप्रभावी लक्षण पाए जाते हैं। मटर का जो पुष्प होता है वो द्विलिंगी होता है, क्योंकि पुष्प में पुमंग और जायांग यानी कि नर और मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं, इसलिए मटर का पुष्प जो है द्विलिंगी होता है। इसमें स्वपरागण होता है। स्वपरागण का तात्पर्य क्या होता है कि जो परागकोश से जो परागकण हैं वो उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, तो वो कहलाता है स्वपरागण। तो मटर के पुष्प में वैसे स्वपरागण होता है, लेकिन हम उसको विपुंसित करके उसमें कृत्रिम पर परागण भी आराम से कर सकते हैं। तो ये मुख्य 5 कारण थे जिसकी वजह से मेंडल ने मटर के पादप का चयन किया था। अब अगला टॉपिक कि मेंडल ने कौन कौन से विपर्यासी